उसका एडवांस एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, सच एज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एंड उसका तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। यस, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस का पूरा एप्लीकेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सो ऑन, जो भी है एडवांस एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में आने का मतलब ही है कि हमें अप्लाई करना है अपनी चीज़ों को, ठीक है, अपने नॉलेज को, जो हमने गेन किया, जो रूल्स हमने सीखा, जो लॉज हमने सीखा, जो फेनोमेनन हमने देखा, जो कंसेप्ट हमने सीखा, उनको रियल लाइफ में उनको अप्लाई करना है। यही साइंस और इंजीनियरिंग में बेसिक अंतर है, ठीक है। इसीलिए कल भी मैंने चर्चा किया था कि यहाँ जो भी साइंस आप लोग देख रहे हो, आपने सिलेबस देखा होगा, आपने पहले फिजिक्स पढ़ा होगा, यहाँ के अप्लाइड फिजिक्स है, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यहाँ के अप्लाइड केमिस्ट्री है। क्यों? कभी आपने सोचा है? कल तो डिस्कस किए थे इस मैटर पे, लेकिन कल के पहले किसी ने सोचा था इस चीज को? तो कल इसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन कल के पहले किसी ने कुछ सोचा है इसमें कि अप्लाइड ही कल के पहले किसी ने सोचा था इस चीज पे कि आपने देखा सिलेबस में अब तक आप फिजिक्स पढ़ती आ रही हो और अब आपको मिल रहा है अप्लाइड फिजिक्स, आपने केमिस्ट्री पढ़ा अब तक, अब आपको मिल रहा है अप्लाइड केमिस्ट्री। क्यों? और यही चीज है ना जो साइंस और इंजीनियरिंग में अंतर लाता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं, आगे चल के आप लोग देखिएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेगी ना, तो कहीं आपको इंजीनियर का जॉब मिलेगा, कहीं आप देखिएगा कुछ वैकेंसीज निकलेगी साइंटिस्ट के लिए, क्वालिफिकेशन बकायदा उसमें वही होगा, ठीक है। साइंटिस्ट का बहुत सारा पोस्ट होता है जिसमें कुछ लोग बीएससी के बेसिस पर और एमएससी के बेसिस पर और पीएचडी के बेसिस पर जाते हैं। कुछ इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी निकलती है, लेकिन साइंटिस्ट की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो साइंस और इंजीनियरिंग में मेजर अंतर यही है कि इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, साइंस के सीखे हुए रूल्स को एक्चुअल लाइफ में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने लाइफ को बेटर बनाना है, कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन को आसान बनाना है, अपने लिए अनुकूल बनाना है, कहीं ना कहीं बेहतर बनाना है, कहीं ना कहीं एनर्जी को सेव करना है, कहीं ना कहीं टाइम को सेव करना है, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ। कल इंजीनियरिंग के डेफिनेशन में हमने देखे थे ना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, मेक आवर लाइफ कंड्यूसिव, अनुकूल बनाने के लिए। तो ये सब बेहतरीन चीजें हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और एक मेन मोटो समझ में आएगा कल के क्लास में कि कोई भी वर्क हमें करना है, वर्क और एनर्जी में हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीजों को। कोई भी वर्क हमें करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करके उसकी प्रॉपर्टी का फायदा उठा के कोई ना कोई वर्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिया था, बहुत सारे एग्जांपल है आपकी लाइफ में। आप स्प्रिंग को देख लो, स्प्रिंग में क्या होता है, आपने स्प्रिंग बहुत बार देखा होगा। सपोज दैट अ स्प्रिंग इज हियर। जब स्प्रिंग पे हम कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जब स्प्रिंग नेचुरली रखा हुआ है, तो ये इसका लेंथ है, ये इसका फुल लेंथ है, ये नॉर्मल है। यानी इस वक्त स्प्रिंग के साथ हम कुछ भी अटैच कर दें उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। एक ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया, ठीक है, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, नाम दे दो इसका, सपोज दैट दिस इज ए ब्लॉक को हमने इसके साथ अटैच कर दिया। लेकिन स्प्रिंग क्या है, अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे है, अभी कोई भी फोर्स कहीं भी नहीं लगेगा, ब्लॉक एज इट इज वहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हम जाके इस स्प्रिंग को खींच दें, यहां से मान लो x लेंथ से, अब क्या होगा, स्प्रिंग तो आपका इलोंगेट हो गया। यहां खींच दें, खींचने के लिए मैंने क्या किया, तो हम यहां आए, अपने मसल्स की एनर्जी को लगाए इस ब्लॉक पे, और मैंने इस एनर्जी को लगा के यहां एक तरह से एनर्जी को लगाने का मतलब मैंने यहां फोर्स अप्लाई किया अपने मसल्स से, और फोर्स से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी मैंने वर्क कर दिया। अब ब्लॉक आपका इस पोजीशन में पहुंच गया। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि मैंने वर्क कर दिया, वो कहां से होगा, ब्लॉक वाले एग्जांपल में मैंने देखा था ना, हम लोगों ने देखा ना ब्लॉक वाले एग्जांपल में, इस ब्लॉक को एक साइड पे उठा के रख देते थे, तो मैंने जो वर्क किया वो कहां जाके सेव होता था, एनर्जी में ना, पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ mgh बन के वो सेव होता था। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी वही चीज हो रहा है। मैंने हमेशा बताया ना कि वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने इस ब्लॉक को पकड़ा और इस ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके इस डायरेक्शन में मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो डेफिनेटली मैंने वर्क किया यहाँ पे, क्योंकि वर्क इज फोर्स इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने यहाँ पे वर्क कर दिया, ठीक है। जैसे ही वर्क करके छोड़ेंगे तो क्या हुआ, मेरा किया हुआ वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ कोई और पोटेंशियल एनर्जी है, वहां कोई और पोटेंशियल एनर्जी था, है ना। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर में ये सेव हो गया। और जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे, इस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को हमने डिस्टर्ब किया, ये अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना चाहेगा, स्प्रिंग इसको वापस खींच के यहाँ पे लाना चाहेगा। कर दिया हमने वर्क,
स्प्रिंग से भी हमने वर्क करा दिया। यहाँ दो तरह का वर्क है, एक जो मैंने किया स्प्रिंग को यहाँ खींचने में, और फिर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने की वजह से इसकी टेंडेंसी होगी कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पे जाए। स्प्रिंग ने भी अपना काम किया यहाँ से वापस आने में। गॉट दैट? ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क हम लोग लेके चलते हैं ना, होता क्या है कि चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन हमें अ सिस्टम अंडर स्टडी लेना होगा। सिस्टम का कांसेप्ट आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है? आइसोलेटेड सिस्टम बताया गया है। एक्चुअली जिन लोगों ने 12th किया होगा उनको तो जरूर पता होगा, 10th लेवल में बताया गया होगा, जरूर बताया गया होगा। अगर आपके यहाँ स्कूल लेवल में अच्छी पढ़ाई हुई होगी तो जरूर बताया गया होगा, ठीक है? सिस्टम को लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, कभी किसी ने सोचा है? जिन लोगों ने 12th किया होगा उन्हें इतना तो जरूर पता होगा कि फिजिक्स में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? ठीक है, क्या जरूरत होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने की? देखो होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग एडवांस इंजीनियरिंग में जाएंगे या इवन फिजिक्स के हम लोग एप्लीकेशन में जाएंगे, जब चीजों को हम लोग समझेंगे, साइंटिफिक कंसेप्ट को, तो हम लोग देखेंगे ना कि हर एक चीज रिलेटिव है। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की कल हमने चर्चा की थी। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सारे कंसेप्ट को बताया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सुना है आपने? नाम तो जरूर सुना होगा आप लोगों ने। तो हर एक क्वांटिटी रिलेटिव है। फिजिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में हर एक क्वांटिटी रिलेटिव है। अब इसका मतलब समझ लो। अभी कुछ समझ में आ रहा है? हम बोल रहे हैं कि हर एक चीज रिलेटिव है, इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है? सोचिए। देखो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको अपने सोचने की क्षमता विकसित करनी है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, ठीक है? कोशिश कीजिए, जरूर सोचने की कोशिश कीजिए क्या लगता है। तो देखो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। सपोज दैट एक ट्रेन है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट कैसे होता है? आमने सामने होता है ना, एक कंपार्टमेंट आमने सामने, फिर ये दूसरा उसी के अंदर आमने सामने, ठीक है? कुछ लोग यहाँ बैठे, कुछ लोग यहाँ बैठे, और इस तरह करके बहुत सारा रहता है एक बोगी में। हम छोटा सा ही ले लेते हैं एग्जांपल, आमने सामने। सपोज दैट दो पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, उन पर्सन को हम ब्लॉक की तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज दैट दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी, ओके, ठीक है? आमने सामने दोनों हैं। अब हो क्या रहा है ना, ये ट्रेन रेस्ट में, सपोज दैट इमेजिन करो, ट्रेन की वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए vt कर देते हैं, ट्रेन की वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 0 है, ठीक है? ये दोनों पर्सन बिल्कुल नहीं मूव कर रहे हैं, ओके? बिल्कुल नहीं, एकदम मूर्ति की तरह बैठे हुए दोनों, ठीक है? अब होगा क्या ना कि हम कहेंगे ए अगर देख रहा है ना बी को, तो ए को क्या लग रहा है कि बी रेस्ट में है, डेफिनेटली बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। अब उसी तरह बी जब देखेगा ए को, क्या कह सकते हैं हम लोग? रेस्ट में है, डेफिनेटली, ठीक है? तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ना कि ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी 0 है, उसी तरह बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी 0 है, ठीक है? ट्रेन अचानक से मूव करने लगी, चलो इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, कुछ भी मान लो थोड़ी देर बाद हम देख रहे हैं, कुछ टी टाइम बीतने के बाद हम देख रहे हैं अब ट्रेन की वेलोसिटी सपोज दैट 20 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट होगा और अपने मैक्सिमम स्पीड को गेन करेगा, ठीक है? तो हम जिस टाइम पे देख रहे हैं टी टाइम बीतने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी हो चुकी है, अभी भी दोनों मूव नहीं कर रहा है। ट्रेन भले ही मूव कर रही है लेकिन एकदम आराम से लोग बैठा हुआ है, एकदम स्थिर बैठा हुआ है। अगेन चेक करो वेलोसिटी, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, यानी ए जब बी को देख रहा है बी की वेलोसिटी 0, बी जब ए को देख रहा है 0, एकदम स्थिर है ना? लेकिन वही एक लड़का यहाँ पे या एक पर्सन सी यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब सी जब देखेगा ना ए को, तो उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर, ट्रेन की वेलोसिटी, सी जब देखेगा बी को 20 किलोमीटर, ठीक है? तो यहाँ ही एक ही केस में अभी हमने देख लिया कि हम लोग का देखने का नजरिया अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, हमारा अलग अलग फ्रेम हमें अलग अलग रिजल्ट दे रहा है ना? इस टाइम में टी टाइम बीतने के बाद जब ट्रेन की वेलोसिटी इतनी है, उस वक्त अगर हम गौर से देखें तो हमें दो तरह की वेलोसिटी मिल रही है। उसी b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में 0 है, vb विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 0, और उसी b की वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में कितनी है? vb विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर है। सेम चीज हो रहा है, सेम फेनोमेनन हो रहा है, लेकिन देखने वाले के रिस्पेक्ट में हमें रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ता है, इसलिए हमें सिस्टम बनाना पड़ता है।
ठीक है, एक साथ हम सारी चीजों को स्टडी नहीं कर सकते हैं, वी विल नेवर गेट अ रिजल्ट। लेकिन हमें कन्फाइन करना होगा कि आपने इस चीज को बहुत आसानी से देखा होगा, मैथमेटिक्स में हर जगह हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग कह रहे थे ना कि मान लिया इतना, एज्यूम कर लिया इतना, कोई भी क्वांटिटी आपको मेजर करना है, ठीक है, तो कुछ भी आपको सॉल्व करना है, आपको दे दिया गया लीनियर इक्वेशन दे दिया गया, कुछ बता दिया गया, कोई रिलेशन आपको बता दिया गया वर्ड्स में, हमें निकालना रहेगा, सीधे हम एज्यूम करेंगे कि वन लेटर इज या वन नंबर इज x, अदर नंबर इज y, सॉल्व करने के साइमल्टेनियस इक्वेशन से, अगर उस तरह का रहा तो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है तो उससे हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन एज्यूम करेंगे ना कि x, ठीक है, तो एज्यूम करना, एजम्पशंस लेके चलना और उसके हेल्प से अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट पे आना, ये हमारा टारगेट रहता है। उसके लिए हमें बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, बहुत सारा हमें बहुत सारी चीजों को मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम करेक्ट रिजल्ट्स की तरफ जा पाएंगे, तभी चीजों को एनालाइज कर पाएंगे। एक साथ सभी चीजों को नहीं ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, सबने न्यूटन्स लॉ को पढ़ा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबको पता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या है? Every action is एक एक करके सब लोग नहीं, कोई एक बोलिए। Every action has an equal and opposite reaction. ओके, ठीक है, और कोई? According to the Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. यस, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो प्लेन को आपने उड़ते देखा है ना, प्लेन को अगर उड़ते देखो, सपोज दैट ये प्लेन है, ठीक है, और प्लेन यहां से उड़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब क्या है, प्लेन को उड़ने के लिए करना क्या पड़ रहा है, यहां पे आपने देखा होगा कि इसका इंजन लगा रहता है, ठीक है, उसके विंग्स के साथ उसका इंजन लगा रहता है, और ये क्या करता है, कॉम्प्रेस एयर को यहां से लेके कॉम्प्रेस करके पीछे के डायरेक्शन में कॉम्प्रेस्ड एयर को हाई वेलोसिटी से फेंकता है, तभी तो ये आगे बढ़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, और इधर का जो विंग होगा उसमें भी इस तरह का लगा हुआ होगा, और यहाँ भी क्या है, वो कॉम्प्रेस करके कॉम्प्रेस्ड एयर को हाई वेलोसिटी से पीछे फेंक रहा है, और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है। क्यों आगे बढ़ रहा है? डेफिनेटली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। अगर हम सिस्टम नहीं ले, यहाँ पे एक चीज को अगर हम सिस्टम एज्यूम नहीं करके चले तो देखो कितना मुश्किल होगा कैलकुलेशन। यहाँ पे आ जाओ, प्लेन ने इस डायरेक्शन में इस कॉम्प्रेस्ड एयर को फेंका, थ्रो किया, ठीक है, F फोर्स से। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से वो एयर वहां का सराउंडिंग उतना ही फोर्स लगाएगा प्लेन पे अपोजिट डायरेक्शन में, गॉट दैट। अगर हम इस पूरे चीज को सिस्टम लेके चले, या सिस्टम नहीं ले, चलो सिस्टम को समझना है, इस पूरे चीज को हम एनालाइज करें तो यहां देखो तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो, जब फोर्स इज जीरो तो वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको? यानी यहाँ कोई वर्क डन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लेन तो उड़ रहा है ना, इसलिए जरूरत होती है सिस्टम को लेने की। अब इसको सही से एनालाइज करना है तो हम एक चीज को सिस्टम मानेंगे, या तो एयर को प्लेन के सराउंडिंग का, या प्लेन को, तब कैलकुलेट करेंगे। तब होगा कि प्लेन एक सिस्टम है, प्लेन पे एयर ने कितना फोर्स लगाया, और प्लेन ने, अगर एयर को सिस्टम मानते हैं तो प्लेन ने एयर पे कितना फोर्स लगाया, तब हम लोग अलग अलग एनालाइज कर पाएंगे, तब हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाएगा। गॉट दैट? इसलिए सिस्टम लेना बहुत जरूरी होता है, सारी चीजों को एक साथ नहीं एनालाइज कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पर जो हमने देखा, उसी चीज को और डिटेल से देखो, ठीक है। यहाँ क्या था, बी को ही हम लोग सिस्टम मान कर चल रहे हैं, ठीक है। बी ए के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हमें 0 मिल रही है, लेकिन वहीं सी के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी हमें 20 km/h मिल रही है, ठीक है। अब हम खुश हो जाएंगे कि चलो हमें रिजल्ट मिल गया, सी के रेस्पेक्ट में हमें ये रिजल्ट मिल पाया, ये बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी 20 km/h हमें मिल रहा है, हम लोग खुश हो जाएंगे कि हमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर डिटेल्ड एनालिसिस लो तो है क्या, ये सब लोग कहाँ खड़े हैं, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, अर्थ पे ना। जैसे ही हम लोग मून पे चले जाएं, अपोलो मिशन से पॉसिबल हो पाया, तो जैसे ही हम लोग मून पे चले जाएं तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है ना, और मून के रिस्पेक्ट में होगा क्या कि अर्थ के चारों ओर मून रोटेट कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, जीरो नहीं, जीरो कैसे, मून रोटेट कर रहा है मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वही होगी ना जो इसकी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर जाके अगर सी को हम वहां भेज दें, या कोई दूसरा पर्सन डी को हम यहां भेज दें, तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कुछ और मिलेगी, ये तो नहीं मिलेगी सी वाली, ठीक है।
आगे चल के हम लोग देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम, ये हमारा अर्थ इसको मून को लिए हुए सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। अगर पॉसिबल होता कि हम सन पे स्टे कर पाते, वहां से वेलोसिटी कुछ और मिलती। ये पूरी हमारी गैलेक्सी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड उसके अराउंड रोटेट कर रही है। वहां अगर अपने आप को हम प्लेस कर पाते, वहां से वेलोसिटी कुछ और मिलती। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा? इसीलिए हमें एजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि कहां से हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी और उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, इसलिए हमें सिस्टम लेके चलना पड़ता है। गॉट दैट? ठीक है। इसीलिए आगे चल के हमारा कांसेप्ट सिंपलीफाई होता चला जाएगा और हमें एनालाइज करना, हमें पढ़ना, हमें समझना बहुत आसान रहेगा। अब क्या होगा सिस्टम लेने से फायदा क्या कि सपोज दैट एक सिस्टम को हमने ले लिया, इस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या इस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। प्लेन वाला कांसेप्ट यहां एक साथ पूरे चीजों को हम लोग लेके चले थे तो हमें जीरो मिल रहा था, लेकिन हम अगर प्लेन को सिस्टम लेंगे तो हम लोग बहुत आराम से कह सकते हैं कि प्लेन पे उसके सराउंडिंग एयर ने फोर्स लगाया F। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और प्लेन के सिस्टम से अगर हम लोग कहेंगे कि प्लेन ने सराउंडिंग एयर पे कितना फोर्स लगाया तो हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड F होगा। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजी बना के इसलिए मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं हम लोग। मैंने कहा ना मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स का यही फायदा हम लोग उठाते हैं। कैसे? तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम जरूर देखा होगा। ठीक है, नंबर सिस्टम इस तरह जो पढ़ाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेंट में इस तरह से बांट देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। डेफिनेटली इधर के नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव साइन देंगे, मींस दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और डेफिनेटली अपोजिट साइड मिलाएंगे तो माइनस। इसी डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स का सहारा ले रहे हैं। मैथमेटिक्स में साइन कन्वेंशन का सहारा ले रहे हैं। अपने आप एक डायरेक्शन को अगर हमने एज्यूम कर लिया पॉजिटिव तो उसका अपोजिट नेगेटिव। तो यहां हम लोग कह सकते हैं ना कि प्लेन पे, अगर प्लेन को हमने सिस्टम मान लिया इसकी तरह, प्लेन पे जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो प्लेन के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना होगा? नेगेटिव माइनस F। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस पता चला। ठीक है, आगे चल के आप लोग देखते हो चार्ज भी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इससे ये मतलब नहीं है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कम होगा पॉजिटिव वाले से, नेवर। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लेके चलते हैं तो दोनों का चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का मिलता है हमें। एक को हम लोग माइनस बोलते हैं, एक को प्लस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग माइनस बोलते हैं, कितना? ठीक है, 1.672 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, सॉरी 1.60219 into 10 to the power minus 19 कूलम्स। ठीक है, तो ये अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में हम माइनस कह देते हैं और यही प्रोटॉन का होगा वहां पे प्लस कह देंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि माइनस वाला कम है, नहीं ना। सिर्फ हमने उसके नेचर को बताने के लिए, मैथमेटिकली उस चीजों को समझाने के लिए हमने साइन कन्वेंशन का सहारा लिया। उसका यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव एज्यूम किया तो डेफिनेटली दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे। उस तरह फोर्स को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि फोर्स सिस्टम पे अप्लाई हुआ, उसको अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो सिस्टम ने जो फोर्स अप्लाई किया डेफिनेटली उसको नेगेटिव लेके चलेंगे। कांसेप्ट पता चला? ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इंपॉर्टेंट पता चला, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसका जरूरत आपको आगे पढ़ने वाला है। ठीक है, अब आ जाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरा टॉपिक दे दीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में समझा, हमें पता चल गया कि वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल है। उसी से वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन आया। ठीक है, लिख लीजिए पहले इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। लिख लीजिए द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल, द वर्क डन on a particle by the resultant force is equal to the change in, फिर से बोल देते हैं, the work done on a particle by the resultant force is equal to the change in इट्स काइनेटिक एनर्जी। और देखो बहुत आसान है, आपको खुद से पता चल जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कल डिस्कस किए थे ना, क्या है? उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, जब तक हम उस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। इसी से आपका ये पता चल जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे? सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ए है, ये रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0। अब क्वेश्चन उठता है ना किस फ्रेम से, ऐसे ही 0 मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो मान लो कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, बाद में आपको बताएंगे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लिया उसके आसपास कोई एक फ्रेम है, ये रेस्ट में है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0। अब एक फोर्स हमने अप्लाई किया, फोर्स की वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेस कर जाएगा, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस से यहाँ पहुंच गया। डिस्प्लेस करने के दौरान इसने कुछ वेलोसिटी गेन किया, कुछ भी, जो भी वेलोसिटी आ रही होगी, कुछ फिक्स वैल्यू, कुछ फाइनाइट वैल्यू। अब क्या हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई, मिल जाएगा अगर इसका मास m है। डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, क्या होगा, डिफरेंस 0 माइनस कर रहे हैं ना, तो वही हो जाएगा वैल्यू। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, तो वर्क डन के बराबर है वो। कैसे, वर्क डन के बराबर है, डेफिनेटली वर्क डन के बराबर होगा जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो वहां से वेलोसिटी निकाल लेंगे, अगर कितने टाइम में x तक पहुंचा, अगर आपको टाइम का गिवन होगा डेटा यहाँ पे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उस x डिस्टेंस के लिए कितनी वेलोसिटी उसने गेन किया वो निकाल लेंगे, और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली उसके बराबर आएगा, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में है क्या, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल बाय ए रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ध्यान में रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, इसकी जरूरत हमें हमेशा पड़ेगी। जैसे मैंने कल भी बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो हर लॉ के पीछे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कहीं ना कहीं, ठीक है। हम लोग देखेंगे इस चीज को फील करेंगे और देखेंगे हम लोग तो ध्यान से, तो हर लॉ के पीछे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मिलेगा। उस तरह वर्क एनर्जी थ्योरम का भी एप्लीकेशन बहुत जगह में मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ओके। अब आइए पावर पे, पावर तो सबको पता है, व्हाट इज पावर, फिर मैथमेटिकल इक्वेशन बोल रही हो, कंसेप्ट को बताओ। कल भी मैंने बताया था ना, कि किसी ने बताया था, शायद तुम्ही ने बताया था ना, चार्ज का डेफिनेशन Q इज इक्वल टू IT करके, और इसको आपने डिफाइन किया था। दैट इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन, हमें कंसेप्ट को बताना है, और कंसेप्ट को बताने के लिए मैथमेटिक्स का हेल्प लेंगे, ना कि मैथमेटिक्स के हेल्प से कंसेप्ट को बताएंगे। बताइए, The rate of doing work. यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ इम्पार्टिंग वर्क, और तब मैथमेटिकल इक्वेशन में उसको एक्सप्रेस करेंगे तो सीधे लिख देंगे W/T, या रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वर्क और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है। तो द रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इनटू एन ऑब्जेक्ट, हाँ, या रेट ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हैं ना। तो हम लोग उसके बाद मैथमेटिक्स में बहुत आसानी से कहेंगे कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय टाइम टेकन या वर्क डन बाय टाइम टेकन, दैट इज मैथमेटिकल इक्वेशन, ओके। तो लिख लीजिए, अब प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए, द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। अब मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लीजिए, P इज इक्वल टू W/T यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और करके P इज इक्वल टू E/T एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, दोनों कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब पावर का ऐसा यूनिट, यस, तो लिख लीजिए द SI यूनिट ऑफ, the SI unit of power is watt, और कल भी डिस्कस कर चुके हैं SI क्यों, तो ग्रीक वर्ड है ना, A नहीं होगा, कल शायद हम A लिख देते हैं, सिस्टम है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग सिस्टम लिखते हैं तो खाली M तक लिखते हैं, लेकिन ग्रीक वर्ड में सिस्टम ही लिखा जाता है, सॉरी लैटिन में। जैसे इंग्लिश में तो हम लोग सिस्टम से बोल देते हैं ना, वहां सिस्टम ही कहा जाता है लैटिन में, इंटरनेशनल। और डी में शायद हम डी लिखे थे, ऐसे डी डैश होता है, डी यूनिट्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो उनका है ना,
जो लिपि है ना वो रोमन ही है, लैटिन का भी, लेकिन वो उनके लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, और इसका एस और इसका आई यूज करके हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग लेके चलते हैं। तो एसआई यूनिट आपके पावर का डेफिनेटली वाट है, ये सबको पता है, ठीक है। अब आ जाइए चार्ज। चार्ज हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चार्ज का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर by virtue of which it experience a force, it by virtue, virtue, virtue which यानी जिसके प्रभाव से, by virtue of which it experiences क्योंकि सिंगुलर लेके चल रहे हैं, it experiences a force when placed in an electric field or moved inside a magnetic field. Moved, M-O-V-E-D, moved inside a magnetic field. एक और डेफिनेशन बताए थे ना, कल एक और डेफिनेशन डिस्कस किए थे ना, याद है कौन सा? उसी तरह चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या था? अब आपको बताया था ना कि चार्ज उसी तरह इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके प्रभाव से किसी और सिमिलर चार्ज के नजदीक हम रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बस उसी चीज को लिख लीजिए, चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर by virtue of which charge is the inherent property of a matter by virtue of which it experiences a force when placed near to another charge। वो चार्ज सिमिलर भी हो सकता है, अपोजिट नेचर का भी हो सकता है। सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन देखेंगे हम लोग आगे चल के, और अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चार्ज का यूनिट भी लिख लीजिए आप लोग, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, लिख लीजिए COULOMB कूलम। चार्ज तो ये अलग टॉपिक है, ये वर्ड के अलग नहीं है क्या चार्ज तो अलग टॉपिक है ना, अलग टॉपिक अलग टॉपिक चैप्टर अलग है ना, तो ये वर्ड में इसमें 12th कर लियो। देखो 12th में या 10th में अलग अलग टॉपिक पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। पहला होगा आपका कौन सा? यूनिट डायमेंशन। उसके पहले अगर जाओ अच्छे बुक को पढ़ो, एससी वर्मा सर के बुक को पढ़ो, तो सबसे पहले आपको मिलेगा रिलेशन, जो आपका फिजिक्स का जो बेसिक है ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मिलेगा, उसका यूनिट्स एंड डायमेंशन मिलेगा, तब जाके आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, वहां से एनर्जी शुरू होगी, वो अलग चीज है। ये आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उससे कहीं ऊपर और उससे कहीं एडवांस वर्जन में पढ़ रहे हैं। यहाँ बाइफर्केट नहीं कर रहे उन चीजों को, सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ये जो जितना वर्क और एनर्जी हमने देखा ना, ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वर्क और एनर्जी से हम रिलेट करेंगे उसको। आपको समझाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी समझाएंगे तो शायद नहीं समझ में आए आपको। समझ में आएगा अगर हम कहें कि डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बहुत लोगों को पता होगा जिन लोगों ने 12th किया है, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? अगर आपको कह रहे हैं इस पॉइंट ए पे V आपको बताना है, कोई डिफाइन कर सकता है? कोई डिफाइन कर सकता है? अब अगर हम यहाँ पे कहें कि एक यूनिट डिस्चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लेके आने में जो वर्क डन हमने खर्च किया, वो वर्क डन पर यूनिट डिस्चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अचानक से अगर हम ये समझाएं पहली बार तो समझ में आएगा? मतलब समझ में आएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं? आएगा समझ में? इसलिए आपको समझाने के लिए इन चीजों को लेके चलना पड़ता है। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल लेके चलना पड़ता है, आपको स्प्रिंग का एग्जांपल लेके चलना पड़ता है, आपको कैटापल्ट का एग्जांपल लेके चलना पड़ता है, आपको फोर्स, आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट बताना पड़ता है, आपको वर्क और एनर्जी का कांसेप्ट बनाना पड़ता है। क्यों? तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप हो जाए कि इलेक्ट्रिकल के कांसेप्ट को आप समझ सको। नॉट दैट, तो ये कुछ भी अलग नहीं है, सब आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। हाँ, अलग छोटे क्लासेस में अलग करके पढ़ाया जाता है, छोटे क्लासेस में बहुत चीज अलग करके पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स आपका बिल्कुल सेपरेट है, यहाँ तो हर वक्त मैथमेटिक्स का यूज है। छोटे क्लासेस में आपका सब्जेक्ट अलग है, मैथमेटिक्स आपका अलग पेपर है। बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है मैथमेटिक्स आपको यूज भी नहीं करना पड़े, लेकिन यहाँ तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकते मैथमेटिक्स के बिना।
यहाँ एक कलम भी नहीं पढ़ सकते हम लोग ड्राइंग के बिना, ठीक है? तो अलग नहीं है, अब बड़े हो जाओ, दिस इज नॉट द स्कूल टाइम। अब देखो चार्ट जो है ना, हम लोग देखते हैं जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, होता क्या है ना कि चीजों को स्टार्टिंग से हम लोग नहीं जान रहे थे। मतलब है क्या कि हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं, हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के स्टेज में हैं, हम लोग इतना इफेक्टिवली हम लोग अपने आसपास की टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने लाइफ को बेटर बना रहे हैं। लेकिन क्या ये हर वक्त ऐसा था? नहीं ना। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम चीज़ों को समझते गए, अपने आसपास होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनसे हम सीखते गए। सीखते सीखते हमने समझा कि उनके पीछे कौन कौन से लॉज काम करते हैं, उनके पीछे कौन कौन सा कंसेप्ट है, और ग्रेजुअली हम लोग सीखते 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 अपने साइंस को डेवलप करते करते अपने इंजीनियरिंग को समझते समझते आज हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। हर वक्त ऐसा नहीं था, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में लोग नहीं जाना करते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जब लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता था, बहुत प्राइवेटिव स्टेज में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग अपने आसपास की घटनाओं को देखने लगे, उन्हें बहुत कुछ पता चलने लगा। जैसे उस समय इन लोगों को ये पता था कि मास जैसा कोई चीज है, ठीक है? जैसे ही सर आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और बहुत ही अच्छी घटना है जो सबको पता है। कैसे? तो कहा जाता है कि वो गार्डन में थे, अपने एक सेब गिरा उनके सिर पे, उनको लगा कैसे गिरा, उसके बाद उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिफाइन किया। वहां से लोगों को ये समझ में आने लगा था कि हाँ कुछ ऐसा है, और सर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जिन लोगों ने समझ लिया उन्हें पता चल गया कि हाँ कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसको हम लोग मास के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और उसके वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है दूसरे उसी तरह के ऑब्जेक्ट पे। उस मास की वजह से कोई और मास का ऑब्जेक्ट होगा, डेफिनेटली उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इस चीज को लोगों ने समझना शुरू किया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत हद तक उस समय लोगों के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं थी, लेकिन लोगों ने फील करना शुरू कर दिया था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कारिक है जिसका असर हमें आसपास दिख रहा है। कैसे? तो लोग देखते थे ना कि क्लाउडी डे जो होता था, जहाँ पे बादल है, जो रेनी सीजन है, वहाँ पे देखते थे लोग तो लाइटनिंग स्ट्राइक होता था, तो लोगों को वो घटना बहुत अजीब लगती थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने एम्बर को देखा। एम्बर इज ए काइंड ऑफ फॉसिल, ठीक है? फॉसिल क्या होता है? जीवाश्म। तो एक जीवाश्म है, एम्बर इज ए काइंड ऑफ येलो फॉसिल, एक पीले कलर का वो फॉसिल होता है, जीवाश्म होता है, वो लोगों को स्टोन की तरह मिलता था। उससे लोगों ने देखा कि एम्बर को अगर हम वूल से रगड़ दें, ऊन से या सिल्क क्लॉथ से रगड़ दें, तो उन्होंने देखा कि वो कुछ चीजों को अट्रैक्ट कर पाने में सक्षम है, ठीक है? आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, एम्बर से तो नहीं किया होगा लेकिन स्केल से आप लोगों ने जरूर किया होगा बचपन में, ठीक है? स्केल बाल में रगड़ दो, ड्राई हेयर में, और छोटा छोटा कागज का पार्टिकल ले लो, उसके आसपास ले जाओ तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो लोगों ने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कारिक है जो मैटर की प्रॉपर्टी है लेकिन मास के अलावा है, क्योंकि इसका नेचर, इसका बिहेवियर अलग है। तो धीरे धीरे लोगों ने चार्ज के बारे में समझना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में धीरे धीरे लोगों का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा। उन्होंने एम्बर को देखा उस तरह से रगड़ के, उन्होंने ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ के देखा, उन्होंने प्लास्टिक को सिल्क से और वूल से रगड़ के देखा। हर बार उन्होंने देखा कि रगड़ने के बाद से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है? लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ अजीब है। लेकिन होता क्या है कि एक ही घटना सभी लोग देखते हैं, लेकिन किसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना है, किसके दिमाग में वो चीजें कितने अच्छे से आ पाती है, उसको समझ भी पाता है कितने अच्छे से, उससे कंक्लूजन को कितने अच्छे से निकाल पाता है, ये पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली वैरी करता है, ठीक है? एक ही घटना सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उससे कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, उससे कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। होता है ना ऐसा? तो उस समय भी जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्हें लगता था कि इस चमत्कारिक घटना के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो धीरे धीरे इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। सबसे पहले सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि हाँ आसमान से जो लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है कहीं ना कहीं उसको चेक करने की या उसको समझने की उन्होंने कोशिश की। क्या किया था उन्होंने? स्कूल लेवल पे बताया गया होगा आपको। यस, की से कुछ किया था, की चाबी। अच्छा, की से, यस आयरन यस, की। बहुत बढ़िया, आयरन की। और आयरन की तो बहुत बाद में है, मेन कंसेप्ट बताओ। गाइड से होता है। यस यस, बहुत बढ़िया। ये तो स्कूल लेवल में सबको पढ़ाया गया होगा। स्कूल लेवल अगर आपने स्कूल बंक नहीं मारी हो, अगर अच्छे से पढ़ी हो तो जरूर पता होगा, ठीक है? तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक पतंग को उड़ाया सिल्क थ्रेड से, और उसमें अपने छोर पे एक चाबी को उन्होंने बांधा, और स्टॉर्मी वेदर था, ठीक है? रेनी सीजन था, लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा था। उन्होंने देखा कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और उसके बाद उन्होंने की को अपने टच किया तो उन्हें बड़ा अजीब सा सेंसेशन महसूस हुआ। उस समय तो करंट के बारे में लोगों को उतना पता नहीं था। अब तो किसी को महसूस होगा, सेंसेशन लगेगा, कोई भी कहना है उसको करंट लग रहा है, उसको झटका लग रहा है, लेकिन उस समय उतनी जानकारी नहीं थी। जो चीजें हम लोग अभी अपने आसपास देख रहे हैं ना, ये ऑब्वियस नहीं है, ये होते होते बहुत ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी मेहनत है, होते होते इतना तक हुआ है कि हम लोग आज इस पोजीशन में हैं कि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपने
लेकिन ये ग्रेजुअली हुआ। जैसे आगे मानव ने पहिए का आविष्कार किया, पहिए के बाद बैलगाड़ी से चलाना शुरू किया, धीरे धीरे हमने मोटर डेवलप किया। ये बहुत बड़ा एक वे है, बहुत लॉन्ग टाइम है जिसको ग्रेजुअली होते होते ये चीजें हुई। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले फील किया कि मैटर में कुछ ऐसा भी है जो मास के अलावा है, जो कुछ चमत्कारिक घटनाओं को कर सकता है। फिर लोगों ने एम्बर को देखा, तो एम्बर को उन्होंने देखा कि हम लोग सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो एम्बर और उसी तरह दूसरा एम्बर रिपेल करने लगता है दूसरे को। ठीक है, एक एम्बर को हमने सिल्क से रगड़ दिया, दूसरे एम्बर को हमने सिल्क क्लॉथ से रगड़ दिया, दोनों एम्बर को नजदीक लाएंगे, सिल्क थ्रेड से लटकाएंगे, दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को। ठीक है, और वही एम्बर और उस सिल्क क्लॉथ को पास में लाएंगे, दोनों अट्रैक्ट करने लगेगा वहां पे। इसी तरह उन्होंने ग्लास रॉड को देखा, प्लास्टिक को देखा, उन्हें फील होने लगा कि हाँ कुछ ना कुछ बहुत अजीब है। इससे लोगों ने चार्ज को समझा। और सबसे पहले कैसे समझा गया? तो सबसे पहले जब मैथमेटिकली समझा गया, ये तो लोग नॉर्मल लोग देख रहे थे, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे साइंटिस्ट देखने लगे, उसके बाद लोगों ने समझा। तो लोगों ने देखा उस समय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार हो चुका था। तो लोगों ने देखा, लोगों ने उस समय एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी समझ लिया था। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी बहुत दिनों से होता आ रहा है। जो आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ाया जाता है ना केमिस्ट्री में, कैसे? तो थॉम्सन प्लम बर्डिंग मॉडल से, रदरफोर्ड मॉडल से, बोर्स मॉडल से, और अल्टीमेटली फाइनली हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि वेव पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, और वेव पार्टिकल नेचर में बड़ा अजीब लगता होगा आप लोगों को। लगता होगा ना कि एक ही ऑब्जेक्ट कैसे वेव की तरह बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है ना? हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्या बोलते हैं? बोर्स मॉडल से बोर्स मॉडल को क्यों हटाया गया, क्यों ड्रॉबैक्स माना गया उसका? लेकिन अभी भी कुछ चीजों को समझने के लिए बोर्स मॉडल का सहारा लेके हम लोग चलते हैं। बोर्स मॉडल का कुछ ड्रॉबैक था, तभी तो हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डेवलप करना पड़ा। बोर्स मॉडल में क्या होता था? बोर्स मॉडल में प्रोफेसर नील्स बोर्स ने ये प्रपोज किया कि किसी भी एटम का जो मेन पार्ट है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ उसका वेट जो है मास है वही कन्फाइंड है, और इसके चारों ओर 2 डायमेंशनल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करें, जितना प्रोटॉन्स होगा न्यूक्लियस में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस चार्ज की बैलेंसिंग होगी। ठीक है, बाद में जैसे ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो हम लोगों ने देखा कि ये तो 2 डायमेंशनल है ही नहीं, ये तो एक वेव की तरह, एक क्लाउड की तरह, एक स्फीयर की तरह चारों तरफ फैला हुआ है। इसको तो हम देख ही नहीं सकते हैं। अगर इसका मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन नहीं पता चलेगा, अगर पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम नहीं पता चलेगा। कौन सा है ये? दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पोजीशन और मोमेंटम एक साथ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाउड के फॉर्म में चारों तरफ छितरा हुआ है, हम कह ही नहीं सकते कि कहाँ है इस वक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये डुअलिटी को समझो, बड़ा आसान है समझ पाना। हमेशा आपके आसपास की चीजें हैं ना, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी प्रोफेसर नील बोर्स ने प्रपोज किया कि ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन की तरह है, पार्टिकल की तरह है, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम लोग कहते हैं कि ये तो एक जगह है ही नहीं, तो बादल की तरह, धुंध की तरह छितरा हुआ है, हम कहीं नहीं सकते कि इसका पोजीशन मोमेंटम इस वक्त कहाँ है। ठीक है, कहाँ से लोग थे, कहाँ से वहाँ पहुंचे? यस, तो ये बोर्स मॉडल में हम लोग यहाँ पे आ गए। अब उस समय तक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्वेंट हो चुका था, लोगों को पता चल गया था कि हाँ एक फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से, F = gm1 × m2/r²। ठीक है, ये चीजें लोग पहले से सीख चुके थे। अब होता क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उस समय लोग सीख चुके थे, यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल को और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को लोग जान चुके थे। यानी लोगों को पता था कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा जहां प्रोटॉन्स होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अल्टीमेटली एटम एज ए होल न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज के बारे में लेकिन उस वक्त तक भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट लोगों का क्लियर नहीं था। ठीक है, तो लोगों ने समझा कि चलो किसी भी पार्टिकल में मास होता है। ठीक है, मास उन्होंने फाइंड आउट कर दिया था, मिलीमन्स के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया था, इस तरह मास को उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था। तो इन सब का मास लोगों को पता था। ठीक है, प्रोटॉन का मास लोगों को पता था, न्यूट्रॉन का मास लोगों को पता था, इलेक्ट्रॉन का मास लोगों को पता था। तो अगर लोगों ने सोचा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर सर्टेन डिस्टेंस में हम रखें, ठीक है, चार्ज का कंसेप्ट उस समय बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, चार्ज का कंसेप्ट बाद में डेवलप हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर नजदीक किसी तरीके से हम रखें तो उसमें फोर्स उन्होंने कैलकुलेट किया इसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ मास, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो है ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को नजदीक रखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स कैसा होगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कोई रिपल्सन होता है क्या? समझो पहले क्या कह रहे हैं। उस समय चार्ज के बारे में बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ था। ठीक है,
मास पता था, प्रोटॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, चार्ज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो पहली बार इस तरह समझ में आया, मास पता है तो लोगों ने देखा कि अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करके दो इलेक्ट्रॉन को करीब हम लाते हैं तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से कितना फोर्स लगना चाहिए और कैसा लगना चाहिए। तो कैसा में तो हम लोग कह देंगे ना अट्रैक्टिव है, क्योंकि ग्रेविटेशन में तो रिपल्सिव का कोई चांस ही नहीं है। जब भी होगा तो दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उनमें अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास कंप्यूट करके जी की वैल्यू को देके और कोई डिस्टेंस ले लिया, सपोज दैट 1 सेंटीमीटर, वहां से उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगना चाहिए, निकाल सकते हैं। तो उन्होंने देखा जो वैल्यू उन्हें मिली उससे उन्होंने देखा कि उसके बजाय, ये तो अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए ना, उन्होंने फील किया उस एक्सपेरिमेंट में कि जो हमें वैल्यू मिल रही है, जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगना चाहिए इन दोनों पार्टिकल के बीच में, वैसा तो फोर्स बिल्कुल नहीं लगता है, बल्कि उसके अलावा एक रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगता है। तो पहली बार वहां से चार्ज का कांसेप्ट डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, आते हैं उसमें, पहले मास लिख लीजिए तीनों का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ m ही करके छोटा करके लिखते जाइए, इस तरह m नीचे e कर दो, उस तरह मास ऑफ प्रोटॉन लिखना तो m नीचे में p कर दो। ठीक है, सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बाकी दोनों से अलग रहता है इसका मास 9.10 940, यस 9.10940 into 10 to the power -31 kg। सब ऐसा यूनिट में लिखिएगा, इसमें केजी में हम लोग लिखेंगे, ग्राम में याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 9.10940 into 10 to the power -31 kg ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसका मास ऑफ प्रोटॉन लिख लीजिए 1.672 1.67262 1.67262 into 10 to the power -27 kg। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67493 into 10 to the power -27 kg। 1.67493 1.67493 into 10 to the power -27 kg। ठीक है, अब जल्दी से फोर्स निकाल लीजिए, F is equal to G m1 into m2 by r square। G is 6.67 into 10 to the power -11। ठीक है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को पुट करके, और डिस्टेंस ले लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए। जाहिर है ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10 to the power -2 मीटर लिख लीजिए। r is equal to 10 to the power -2 मीटर। कैलकुलेट कीजिए g m1 into m2 by r स्क्वायर के फार्मूला में पुट करके देखिए तो कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, जल्दी कैलकुलेट करो, देखो कितनी वैल्यू मिल रही है। अभी चाहो तो मोबाइल में कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेट कर लो इसको जल्दी से, और वो आएगा 5.5 into 10 to the power -67 न्यूटन। -67 न्यूटन। तो हुआ क्या कि जैसे ही बोर एटॉमिक मॉडल लोगों को पता चला, मास लोगों को पता चला किसका, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, तो लोगों ने देखा कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम करें, इलेक्ट्रॉन्स को अगर किसी तरीके से सेपरेट करके अगर हम पास लाएं 1 सेंटीमीटर, तो उस समय तक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता था, लोगों को पता था कि हाँ हर पार्टिकल में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग मास कहते हैं, और उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से उस पार्टिकल को अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड में ले आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके बेसिस पे जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट मिला उन्हें ये, एंड दिस इज डेफिनेटली अट्रैक्टिव फोर्स। तो उन्हें लगा कि इस लॉ के हिसाब से तो जरूर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था उन पार्टिकल्स के बीच में जिसका मैग्नीट्यूड ये है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ अजीब अलग ही चीज देखा। उन्होंने देखा कि रिपल्सन, अट्रैक्शन तो दूर की चीज है, वहां रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन हो रहा है तो इससे बड़े फोर्स से रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, वहां से ही लोगों को लगा कि हाँ एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम चमत्कारिक रूप में अपने आसपास देखा करते थे, लेकिन वो हर पार्टिकल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और उसके बाद लोगों ने चार्ज को समझा और चार्ज को डिफाइन करना शुरू किया।
डेटा मिलता था लोगों को, लेकिन एक्सपेरिमेंटली लोगों ने देखा तो ये फोर्स 2.3 एंड 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन का फोर्स उन्हें मिला, ठीक है। और उसी से सर कूलम ने बाद में जब कैलकुलेट करना शुरू किया, बाद में जब डिफाइन करना शुरू किया, तो उन्होंने इस लॉ को बेस बना के ही उन्होंने निकाला कूलम्स फोर्स, ठीक है। तो इस लॉ को बेस बना के कौन सा G m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर को ही बेस बना के सर कूलम ने उन चार्ज पार्टिकल को समझा और उन चार्ज पार्टिकल के बारे में अपना फोर्स उन्होंने कैलकुलेट किया, इसको बेस बना के। और ये बिल्कुल सिमिलर है, देखो तो बिल्कुल सिमिलर है, बस अंतर है कि हम लोग G यूज करते हैं एक कांस्टेंट, ठीक है, जो मल्टीप्लायर है, और यहाँ हम लोग ये यूज करते हैं जिसकी वैल्यू 9.0 into 10 to the power 9 आता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफाइन हुआ सर कूलम ने चार्ज को पहचाना, चार्ज के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड भी आया इन्हीं सब चीजों से, ठीक है। तो मैंने पहले बताया कि सबसे पहले लोगों ने एम्बर को देखा, एम्बर को सिल्क से वुल से रगड़ने के बाद एक फ्रिक्शन की वजह से कुछ चार्ज जंप कर जाता है, आपके एम्बर में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके सिल्क क्लॉथ में चला जाता है। और पहले मैंने बताया कि हर चीज एटम से बना है, एटम एज ए होल न्यूट्रल है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो डेफिनेटली जैसे एटम है, एटम एज ए होल न्यूट्रल है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को अगर हमने बाहर निकाल दिया तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गया इससे, और ये एज ए होल न्यूट्रल था तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यही होता है रबिंग से। क्या होता है, मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो किसी ने रब किया, ठीक है, सपोज दैट ये एम्बर है और इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, हमने मसल्स की एनर्जी दी ना, यानी हमने वर्क किया। वर्क करने से क्या हुआ, हमारे वर्क के अगेंस्ट यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके एटम्स में से, एम्बर के एटम्स में से जंप करके सिल्क क्लॉथ में चला गया। सिल्क क्लॉथ में चला गया तो सिल्क भी पहले न्यूट्रल था क्योंकि हर एक एटम उसके न्यूट्रल थे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन गया तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ऐसा एक नहीं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, क्योंकि मोल कांसेप्ट से आपको बताया जाता है कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग लेंगे तो 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स वहां उसमें होंगे 1 मोल में। तो यानी छोटे से एक छोटा सा पार्टिकल भी हम लोग लेंगे ना तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम है, और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकल रहा है, बहुत सारे एटम्स में से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस रबिंग से यहाँ पे एक छोटे से सरफेस में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर है बहुत सारे एटम्स हैं, तो इस रबिंग से, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है जंप करके सिल्क क्लॉथ में चला जा रहा है, ठीक है। सिल्क क्लॉथ पहले न्यूट्रल था, एडिशनल इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिवली चार्ज, ये पहले न्यूट्रल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिवली चार्ज। अब डेफिनेटली इस तरह का 2 एम्पर अगर लेंगे तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरे वाले को भी सिल्क क्लॉथ से रगड़ के लाते हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दोनों को नजदीक लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिवली है। वहीं अगर एक सिल्क क्लॉथ को जिसको हमने ऑलरेडी रगड़ के रखा है इससे एम्पर से, उसको करीब लाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा। यही चीज आपको जो आपने देखा होगा कि स्केल का कंसेप्ट आपने स्कूल में देखा होगा, इसमें भी वही होता है। अभी भी जाओ अगर एक पेज ले लो, पेज को आयरन कर दो, ठीक है, कोई भी एक पेज ले लो, बड़ा पेज भी, उसको आयरन कर दो, और आयरन करने के बाद टीवी के सरफेस के इधर ले जाना, वो चिपक जाएगा, ठीक है। आपने महसूस किया होगा कभी कभी टीवी के पास ले जाओ, आपका रोमा अट्रैक्ट होता है। सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एग्जांपल है, सब इलेक्ट्रॉन जंपिंग का एग्जांपल है, सब चार्ज का एग्जांपल है। तो सबसे पहले लोगों ने कहां देखा, एम्बर, अ काइंड ऑफ येलो फॉसिल से इन चीजों को देखा, और एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। एम्बर का ग्रीक में नाम था, ये के होता था, यहाँ हम लोग सी यूज करते हैं ना, वहां के होता था, इसी से इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, इसी से इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया हिस्टोरिकली, ठीक है। ग्रीक में एम्बर का नाम इलेक्ट्रॉन था, इसी से नाम पड़ा इलेक्ट्रिसिटी, इसी से हम लोग आगे इलेक्ट्रॉन्स, और इसी से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेवलप होते हैं, यहीं से शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। जो फोर्स था ना, लिख लीजिए अर्लियर, या ऐसे कर लो, इन अर्लियर डेज कर लो, इन अर्लियर डेज when the knowledge about mass, when the knowledge about mass as the inherent property was known to the people,
कॉमा देके in an experiment when the two electrons were assumed to be kept near kept near to each other at a distance of 1 centimeter theoretically on the basis of Newton's law of gravitation the force of attraction was calculated by using the mathematical formula ये वाला mathematical formula लगा के हम कैलकुलेट किए थे उस समय by using the mathematical formula F is equal to G m1 into m2 by r square which came out to be कितना कैलकुलेट करके आया था 5.5 into 10 to the power minus 67 Newton which came out to be 5.5 into 10 to the power minus 67 Newton which came out to be 5.5 जो पहले बताए थे इसके पिछले स्लाइड में था ना देखो इसके पिछले स्लाइड में हाँ ये 5.5 into 10 to the power minus 67 न्यूटन ठीक है फुल स्टॉप दे दीजिए अब इस तरह इंप्लाइज का साइन देके अगले पॉइंट में आ जाइए कि हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया कब जब हमने एज्यूम किया कि दो इलेक्ट्रॉन्स को पास में लाते हैं 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और मास जब हमें सिर्फ पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से हमने फोर्स कैलकुलेट किया अल्टीमेटली हमें ये रिजल्ट मिला लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में हमने देखा कि फोर्स ये नहीं लगता है वहां पे बल्कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.3 into 10 to the power minus 24 न्यूटन कौन बड़ा है दोनों में से सेकंड ये बड़ा है ना यस सर तो लोगों ने देखा कि ये फोर्स हमने थ्योरेटिकली लिया लेकिन इसके बजाय ये फोर्स लगता है जो ज्यादा बड़ा है और एकदम अपोजिट नेचर का है रिपल्सिव है ठीक है किसी पॉइंट पे लिख लीजिए however an electron is found to repel each other या ऐसे कर लो to repel another electron kept 1 centimeter apart with a force इतना 2.3 into 10 to the power 24 minus 24 न्यूटन ठीक है this additional force was known as the electric force and further calculated when Coulomb's law was formulated further calculated when Coulomb's law was formulated ठीक है अब वो पॉइंट लिख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का नाम हमने कैसे दिया उसको लिख लीजिए इम्प्लाइज का साइन देके इम्प्लाइज का साइन देके लिख लीजिए द नेम इलेक्ट्रिसिटी वाज कॉइन्ड सिक्का COINED कॉइन में ed लगा दो कॉइन्ड वाज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन बस ये ध्यान देना कि अभी जो इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखते हैं उसमें C लिखते हैं ग्रीक में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर AMBER और चाहो तो एम्बर के बगल में लिख लो एम्बर क्या है अ काइंड ऑफ येलो फॉसिल जीवाश्म को हम लोग कहते हैं तो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है जो जीवाश्म है वो पीले कलर का होता है एम्बर जिसको हम लोग कहते हैं और एम्बर का ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन ठीक है तो अब धीरे धीरे लोगों ने चार्ज के बारे में समझना शुरू किया बाद में चार्ज के बारे में लोगों ने जैसे ही जाना तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये महसूस किया कि चार्ज का दो तरह का नेचर है ठीक है दो तरह का चार्ज है इसको सबसे पहले सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जाना उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया उन्होंने समझा कि चार्ज का दो तरह का नेचर है और उन्होंने ही तब उस समय एक को पॉजिटिव चार्ज नाम दिया एक को नेगेटिव चार्ज उन्होंने नाम दिया क्योंकि उस समय तक मैथमेटिक्स में काफी हम लोग डेवलप हो चुके थे मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग थे क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत पहले से होता था हमारे यहाँ भी आर्यभट्ट साहब जो थे उन्होंने बहुत पहले से मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ों को दिया और मैथमेटिक्स में इंडिया हमेशा से बहुत आगे रहा है हाँ हमारी क्या कहा जाए हमारी एक तरह से ये कमजोरी थी हम लोगों की मतलब पीपल ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज उस समय नहीं था आज क्या है पूरे वर्ल्ड को हम अपनी चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं क्यों क्योंकि हमने अडॉप्ट कर लिया एक तरह से यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश ठीक है
तो हर एक कंट्री में जो भी चीजें हो रही है पूरे वर्ल्ड को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ तरीका नहीं था कि हमारे लोग अपने आविष्कारों को, अपनी चीजों को बता सकें। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब हमारे पीपल ऑफ इंडिया जो थे, एंशिएंट पीपल जो थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सारी चीजों को लोग जानते थे। नेचुरली हमारा जो ब्रेन होता था ना बहुत शार्प हुआ करता था। लेकिन यही है कि बहुत सारी चीजों को हम कन्वे नहीं कर पाते थे कि देखो हमने ये इन्वेंशन कर दिया है, हम दुनिया को ये बता नहीं पाते थे। बहुत सारी चीजें, जैसे आपने देखा होगा ना 12th जिन लोगों ने किया होगा, कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या आपको पता है इंटीग्रेशन का आविष्कार किसने किया या कैलकुलस का आविष्कार किसने किया? डू यू नो? ऑन पेपर किसका नाम आता है? कहीं भी पढ़ो, रिकॉर्ड देखो, कभी मोबाइल में सर्च करना, देखना तो कैलकुलस का इन्वेंटर या इंटीग्रेशन का इन्वेंशन किसने किया? आपको पता है, आश्चर्य होगा जान के, ऑन पेपर सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने कैलकुलस में इंटीग्रेशन का इन्वेंशन किया। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनसे भी बहुत पहले हमारे यहाँ लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानते थे, लेकिन हमारे यहाँ वो क्षमता नहीं थी कि इंटरनेशनली अपनी चीजों को लोग बता पाए। हमारे यहाँ लोग इतने इंटेलिजेंट होते थे, उससे पहले लोगों को पता था। हाँ, उस समय वो लोग दूसरे तरीके से कहते थे, अपनी चीजों को बता पाते थे। वो लोग कविता के फॉर्म में कहते थे। उन लोगों ने कविता बनाई थी कि छोटे छोटे मोतियों से लेके हम लोग माला बनाते हैं, छोटे छोटे फूलों को जोड़ते जोड़ते हम लोग माला बनाते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में यही तो करते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, ये हैंग कर गया है, ये तो अलग ही, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में वही हम लोग करते हैं, कोई छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, उस छोटे से पार्टिकल से कोई प्रभाव को निकालते हैं, अगर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको, और बाद में उस पूरे सरफेस के हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। यही तो करते हैं। सपोज दैट मान लो अगर आपको कह दिया वर्क डन, ठीक है, वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा और उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा, उस फोर्स ने कितना डिस्प्लेस किया उस पार्टिकल को, तो उस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके हम लोग वर्क डन निकाल देते हैं, करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा पार्टिकल दे दिया जाए, पार्टिकल के बजाय एक बॉडी दे दिया जाए आपको, और कह दिया कि इस बॉडी का मास कोई फिक्स नहीं है, अनइवन मास है, नॉट दैट, ठीक है। तो अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है जिसका m मास है, इस पे अगर फोर्स अप्लाई किया हमने इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ से यहाँ तक मान लो ये डिस्प्लेस हो गया, बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन क्या होगा, ये फोर्स इनटू वो जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये इस तरह से हम लोग कर देंगे। ये बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको ये पार्टिकल के बजाय कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया गया है और जिसका मास, डेंसिटी जो है ना जिसकी, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, डेंसिटी अगर कांस्टेंट होती तब भी बहुत आसान था। क्या करते, इस पूरे ऑब्जेक्ट के मास को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हम एज्यूम कर लेते, और तब एज्यूम करते कि ये बॉडी एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा, और तब यही इक्वेशन निकालते, सेम इसी तरीके से निकाल देते। बहुत आसान था। कब? जब इसकी डेंसिटी फिक्स है, यानी हर एक इक्वल वॉल्यूम निकाले, उसमें सेम ही हमको उसका मास मिले। कहीं से भी हम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल दें इसमें से, सब में हमें बराबर मास मिले, तो उस केस में बहुत आसानी से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करके सेम इक्वेशन निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन चीजें तब डिफिकल्ट हो जाएंगी जब आपको कहा जाए कि इसका मास जो है ना, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसका मास वैरी कर रहा है। कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाए कि इस लेंथ पे हम बढ़ते हैं तो मास इसका इंक्रीज होता जा रहा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, तो अब क्या है, इसकी डेंसिटी अलग है, आपको पता नहीं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता भी चल जाए तो हम लोग वहां पे उसको मास का एज्यूम नहीं कर सकते, उस बॉडी के टोटल मास को। तब क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन यही आपका काम करता है। एक छोटा सा पार्टिकल एज्यूम करेंगे, ठीक है, उस पार्टिकल की वजह से हम इससे कैलकुलेट करेंगे कितना वर्क डन होना चाहिए। एक छोटा सा वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कितना आ रहा है, और तब इस इक्वेशन को यूज करके इसको इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे इसको इंटीग्रेट करके। यही तो इंटीग्रेशन है। इन्हीं चीजों को उस समय हमारे यहाँ लोगों को पता था, उन्हें पता था कि छोटा छोटा मोती को जोड़ते जोड़ते हम बहुत बड़ा एक माला बनाते हैं, इस तरह छोटे ऑब्जेक्ट को लेके इंटीग्रेट करके फाइनल समेशन हम निकालते हैं। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स में डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं, d = b² - 4ac, दैट इज सिद्धाचार्य's रूल। बहुत पहले हमारे यहाँ पता था, बहुत पहले लोगों को जीरो पता था, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमारे इंडियन पीपल को इस समय पता थी। कहाँ थे हम लोग लास्ट में? एम्बर में हो गया।
ठीक है। और सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तब क्या किया, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन को चार्ज के बारे में डिटेल पता चला और उन्होंने ही कन्वेंशन दिया, साइन कन्वेंशन। एक चार्ज को उन्होंने एज्यूम किया कि हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं, एक चार्ज को हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स उस समय तक बहुत डेवलप हो चुका था। मैथमेटिक्स में हम लोग जानते थे कि अगर एक डायरेक्शन को अगर हमें समझना है, इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स कह रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन मूव करेगा डेफिनेटली हम लोग उसको नेगेटिव एक्स कहेंगे। तो यहाँ मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन का हम लोग सहारा ले रहे हैं। चलो उसके बाद में आएंगे। तो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसी तरह क्या किया, उन्होंने देखा कि चार्ज का दो अपोजिट नेचर है, उन्होंने एक को पॉजिटिव चार्ज नाम दे दिया, एक को नेगेटिव चार्ज नाम दे दिया। तो ये बाय साइन कन्वेंशन है, मतलब परंपरा से हमने उसे नाम दे दिया। उस वक्त अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कह दिया गया था तो हम लोग आज पॉजिटिव ही मान के उसको पढ़ रहे होते, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम है, बस नेचर अलग है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन का सहारा लिया। हो सकता है उस वक्त के साइंटिस्ट के मन में आया होता, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कहा होता, तो आज हम लोग यही पढ़ते आ रहे होते। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब जो परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए इस तरह, इंप्लाइज द साइन देखिए। There are two types of charges. There are two types of charges as named by, कॉमा देने के बाद लिखिएगा, as named by Sir Benjamin Franklin, B-E-N-J-A-M-I-N, Sir Benjamin Franklin, Sir Benjamin Franklin। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद इस तरह से कोलन देकर डैश दे दीजिए और नीचे उन दोनों चार्जेस का नाम लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इस तरह से कोलन देकर डैश दे दीजिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद और इस तरह दोनों चार्ज का नाम लिख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आगे लिख लीजिए इस तरह फिर इंप्लाइज द साइन देके। अगला पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, मतलब होता क्या है कि चार्ज जो भी एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है और प्रोटॉन्स की वजह से है। ठीक है, यानी जो भी चार्ज जहां भी होगा, जितना भी होगा ना, वो कैसे होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी अगर बेसिक एलिमेंट्री चार्ज कैरियर अगर हम लोग कहें तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ओनली। उससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, कर सकता है? यस, बताओ। यस, 6 क्वार्क होता है, सिर्फ अप और डाउन नहीं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, 6 हो गया। हाँ, ये 6 क्वार्क होता है। आगे चल के जब सारा एटॉमिक पार्टिकल को हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो हमने देखा कि प्रोटॉन्स भी क्वार्क से बना है। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनता है। लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, ये स्पेशल एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ता है, स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करना पड़ता है, एटॉमिक पार्टिकल में हम तोड़ पाते हैं। नेचुरली जो फ्री स्टेट में जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो सबसे बेसिक एलिमेंट्री चार्ज नेचुरली जो फ्री स्टेट में आ सके वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे होता क्या है नेचुरली, जैसे आगे चल के आपको कंडक्टर्स जब पढ़ाएंगे तो कंडक्टर्स में जैसे हम लोग लेके चलते हैं, जो भी मेटल्स हैं कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। जैसे मान लो कॉपर का ये स्लैब है, ठीक है, कॉपर का ये स्लैब है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि एक छोटा सा 1 मोल भी अगर कॉपर का उठाएंगे तो उसमें मोल कंसेप्ट के हिसाब से 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। देखो कितनी बड़ी संख्या है ये, 10⁻23 मींस ऐसे जीरो बैठाते जाओ 23, कितनी बड़ी संख्या है एक छोटे से पार्ट में। ठीक है, मोल कंसेप्ट में आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि हम मिलियंस ऑफ कॉपर एटम है। अब कंडक्टर क्यों है, आगे आपको पढ़ाएंगे भी, लेकिन आज आया है तो चलो बता देते हैं। कंडक्टर क्यों है, तो कॉपर का मिलियंस ऑफ एटम्स इसमें है। अब होता क्या है कि कंडक्टर की ये पहचान है कि कंडक्टर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इतना लूजली बाउंड है। कैसे लूजली बाउंड है, तो जैसे कूलम्स फोर्स का भी हमने देखा ना, कूलम्स फोर्स क्या था, F = (1/4πε0). ठीक है, अगर एयर में है या वैक्यूम में तो ε0 लेके चलेंगे, मीडियम में है तो εr लेके चलेंगे r²। ठीक है, कूलम्स फोर्स हमने देख लिया। अब होता क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है,
तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स इतना, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जितना ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग ऑर्बिट्स में, अलग अलग ऑर्बिटल्स में। इसका भी हम लोग फार्मूला देखते हैं 2 8 8 1 करके हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके अरेंज करते जाते हैं। अब देखो जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा ना, जाहिर है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बहुत बढ़ गया, यानी वो क्या है, अल्टीमेटली आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये यहाँ एटम एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इस प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको बांधे हुए है। एटम एटम की तरह स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बांधे हुए है और इसके रोटेट करने का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स, ये रोटेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये रोटेशन नहीं रहता ना तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके आपका सारा एटम कोलैप्स कर गया रहता है। सारा इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से जाके चिपक गया रहता, सब एटम्स कोलैप्स करके रहता। दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर एक लिविंग और नॉन लिविंग एटम से ही बना है। तो ये नहीं होता है क्यों, तो सिर्फ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता तो अट्रैक्ट होके कब का ये चला गया रहता, कोई एटम अभी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसको काउंटर बैलेंस करना होगा, इक्विलिब्रियम बनाए रखना होगा। इक्विलिब्रियम कैसे बन रहा है, तो ये घूम रहा है ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, और इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करके रखा है। इसलिए लगातार हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एटम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, ऑर्बिट्स बढ़ता चला जा रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो ये फोर्स वीकर होता चला जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर तो और बड़ा होगा, फोर्स वीकर होता चला जा रहा है। तो जो कंडक्टर्स है ना, उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे इतना कम फोर्स है। देखो ये डिस्टेंस बढ़ता चला गया, ये बढ़ रहा है, फोर्स बहुत कम होता चला जा रहा है। तो उनके न्यूक्लियस से जो उनको इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखने की जो क्षमता है, जो अट्रैक्टिव, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना कम हो चुका है कि अगर थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं बाहर से दिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये दीवार है, ठीक है, कैसे बना है, ईंटों से बना है, ईंटों से बना है। सीमेंट में बाइंडिंग फोर्स का अप्लाई कर रखा है, तब तो यहाँ स्थिर है। ईंटों को कैसे हम जोड़ते हैं, सीमेंट से जोड़ते हैं, तो सीमेंट की बाइंडिंग फोर्स ने इसको यहाँ थाम रखा है, बांध रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। अगर हम यहाँ जाके यहाँ पे मारते हैं तो एक भी ईंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फोर्स से कम फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। जिस एनर्जी ने इसे बांधे रखा है उससे कम एनर्जी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जैसे भी मशीन का बड़ा वाला आर्म लेके आए और बहुत जोर से इंपैक्ट करा है, हो सकता है टूट जाए, ईंट निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसे बांधे रखने की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमने दे दी, निकल जाएगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जिसे थाम रखा है, इसको इससे ज्यादा एनर्जी देंगे, ज्यादा फोर्स देंगे, वो निकल जाएगा। वही चीज यहाँ भी है, इसका फोर्स अब कमजोर हो चुका है। थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से अगर मिलती है किसी भी वजह से रैंडमली, तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो है अपने पैरेंट एटम को छोड़ के निकल जाएगा। और इस तरह हर एक एटम में से, कंडक्टर में ही होता है, हर एक एटम में से कोई ना कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया है और फ्रीली रोटेट कर रहा है। आगे चल के इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वही कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो कहाँ थे, कहाँ से आए थे हम? चार्जेस क्वांटाइज्ड। यस, चार्जेस क्वांटाइज्ड। तो कैसे होगा, ये कंडक्ट कर रहा है, क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने का कारण है, और जिसमें से निकल के गया, जिस एटम में से, एटम एज ए होल न्यूट्रल था, उसमें से ये निकल गया, तो अभी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया उतना ही। तो चार्ज कब भी होगा तो इसका मल्टीपल ही होगा ना। जहां भी जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के निकलने से है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मल्टीपल होगा। 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 into E, गॉट दैट? 20 इलेक्ट्रॉन होगा तो 20 into E, यानी कहीं भी कोई भी चार्ज है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही है, गॉट दैट? ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं चार्जेस क्वांटाइज्ड, क्वांटिटी फिक्स हो गई। मतलब कहीं भी कोई चार्ज Q है तो हम लोग कह देंगे Q is equal to NE, where E is the charge of an electron, got that? This is the meaning of charges quantized, ठीक है। आगे लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इस तरह इंप्लाइज का साइन देके इसमें लिख लीजिए, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा था, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। चलो फिनिश करते हैं, थैंक यू।